हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल अविकेयर फार्मा। जैसा कि हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है आइसोमरिज्म्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म देखे थे। और जो क्लासिफाइड किया गया था उसमें कुछ जो टर्म थे हमने, जैसे चेन आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, उसके बारे में बताया था। यानी जो आइसोमेरिज्म्स होते हैं, एक बार फिर से रिविजन्स कर देते हैं। आइसोमेरिज्म्स का मतलब होता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी आइसोमेरिज्म्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और ऐसे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म्स बोला जाता है। ये जो आइसोमेरिज्म्स होते हैं, आइसोमेरिज्म्स को दो भागों में बांटा गया है। आइसोमेरिज्म्स को दो भागों में बांटा गया था, कल बताया गया था। पहला था स्ट्रक्चरल एंड दूसरा था स्टीरियो। स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स, इसको दो भागों में बांटा गया था। और इसमें जो आपको ये चीजें बताया गया था कि जो भी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, हमें ओनली किसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको भी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, तो अभी उसको नहीं पढ़ना है। तो हमारा मेन फोकस रहना चाहिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये भी बताया था। अगर बात किया जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स क्या होता था, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ऐसे आइसोमर्स जिनका क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। और नाम में है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो क्या डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यानी स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे आइसोमर को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी यहाँ उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। यहाँ पे जो हमने बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 6 प्रकार के, सी, पी, एम, टी, एफ, आर। सी मतलब चैन आइसोमेरिज्म्स, पी मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म्स, एम मतलब मेटामेरिज्म्स, एंड टी मतलब टाटोमेरिज्म्स, एफ मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स, आर मतलब क्या होता है, रिंग आइसोमेरिज्म्स। यानी हमें बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में यही इन्हीं के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने कल चैन आइसोमेरिज्म्स क्या होता है, पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, कल हमने बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखा है जाकर प्लेलिस्ट पे वीडियो या हमारे चैनल अभी केयर फार्मा पे जाकर सर्च करके देख सकता है, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आज हमारा इसमें एक इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, जो कि ये चीज़ें आपको आइसोमेरिज्म्स, यानी एग्जाम में 100% कन्फर्म है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में 100% आएगा ही आइसोमेरिज्म्स के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। यानी हमने चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म देख चुका था, हम क्या देखेंगे आज, फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। नाम से ही पता चल रहा है क्या होना चाहिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स का मतलब ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। यानी कोई भी आइसोमेरिज्म्स रहेगा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। बट उनका आइसो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट उनका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, इसमें डिफरेंट रहेंगे। यानी आपको डिफरेंट क्या दिखाई देगा, फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ऐसे आइसोमेरिज्म्स को बोला जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल ही होता है। यानी फंक्शनल का दो चीजें याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। हमारा मेन इसमें क्या है, एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल एग्जाम में डिफिनेशंस के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक कंपाउंड हम लेंगे, उससे एल्कोहल भी बनेगा और क्या बनेगा, ईथर। यानी ये एल्कोहल है, ये ईथर। एल्कोहल को कैसे पहचाना जाता है, एल्कोहल को OH से पहचाना जाता है। ईथर को कैसे पहचाना जाएगा, ROR। यानी दो टाइप्स के हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। और दूसरा हमारा एग्जांपल रहेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO और कीटोन का मतलब होता है RCO। तो ये सबसे पहले पहला एग्जांपल देते हैं, एल्कोहल। यानी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया C2H6O। इस C2 आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि C2H6O के कितने फंक्शनल आइसोमर बनेंगे। तो आइए बनाते हैं C2H6। यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है।
हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आपका? हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अगर हमको इस तरीके से लिख दे CH3CH2OH, हमने पहले कंपाउंड में क्या लगा दिया? OH लगा दिया। अगर इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड लिख दे CH3OCH3, आप देख सकते हैं हमारा डेफिनेशन क्या था फंक्शनल आइसोमर का कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम आएगा। दो कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 2 5 6 हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो C2H6, इसका भी क्या आएगा? C2H6O आएगा। यानी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है? अलग। इसमें OH ग्रुप दिखाई दे रहा है और इसमें कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? ईथर ग्रुप दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया गया है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर का ये क्या है? एग्जाम्पल है। कैसे पहचान में आया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या क्या दिखाई दे रहा था? अलग अलग। हमारा यहाँ OH लगा हुआ था, यहाँ पर क्या लगा हुआ था? ईथर लगा हुआ था। तो इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता सकते हैं एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट देखिए, अगला क्या लिया गया है? C4H10O। आइए देखते हैं बनाकर। C4 यानी कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या देखिए CH3 CH2 CH2, अगर यहाँ पर हम क्या लगा रहे? CH2OH। काउंट करिए, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 1 2 3 4, ठीक है। यानी C और बनाने की कोशिश करिए। इस तरीके से इसको क्या बोला गया है? हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि पहले कार्बन से लगा हुआ है। तो ये हो गया। दूसरा क्या स्ट्रक्चर इसका बन सकता है? दूसरा अगर अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस अल्कोहल को हम क्या करें? दूसरे को बोल दें। इस अल्कोहल को हम क्या कर लें? यहाँ पर दूसरे कार्बन पे लगा दें, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं इसमें, देखिए इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी। यानी इसके एल्कोहल के 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3। यानी एक पहले कार्बन पर, फिर दूसरे कार्बन पर, फिर 3 कार्बन की क्या किए? 3 कार्बन की ब्रांच करके एक दूसरे पर क्या कर दिए हैं? OH कर दिए हैं। तो यह भी आपका पोजीशन आइसोमर नहीं है। पोजीशन आइसोमर का मतलब होना, सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अभी क्या है? सेम है। अब इसका जो यहाँ पे लिखा है C4H10 का, और हम क्या बना सकते हैं अगर हम इसको इस तरीके से लिखें? देखिए C यानी कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 4 और ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन करके आप बैलेंस कर सकते हैं। ये हो सकता है। और क्या बना सकते हैं? इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ये भी क्या हो सकता है? यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यानी इसको यहाँ पर C4H10 के, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तो 1 2 3 4 5। C4H10 के यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने दिखाई दे रहे हैं? 5 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपस में क्या, जैसे यहाँ पर अगर A को देखा जाएगा, B को देखा जाएगा, तो ये आपस में कौन सा आइसोमर है? A और B आपस में किस टाइप के आइसोमर है? यहाँ पर OH का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। A और B आपस में क्या रहेंगे? पोजीशन आइसोमर रहेंगे। अगर देखा जाएगा B और C को, अगर B और C को देखा जाएगा तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है? OH है। यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर OH है, लेकिन कार्बन की संख्या इसमें 4 है और कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर चैन आइसोमर बताया गया था कि कार्बन की संख्या अगर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो चैन आइसोमर में आएंगे। यहाँ पर देखिए आप D और E, D और E आपस में क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन पोजीशंस क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं? पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं। यानी ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन पोजीशंस क्या है? चेंज है। अगर बात किया जाएगा D, अगर बात किया जाएगा D एंड A, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि D एंड A किस टाइप का आइसोमर है, तो डी में देखिए क्या है? इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ईथर लगा हुआ है। डी में ईथर लगा हुआ है और ए में क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो डी एंड ए आपस में कौन सा आइसोमर हुआ? फंक्शनल आइसोमर हुआ। यानी एक डायग्राम से, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने 5 स्ट्रक्चर बनाया, पांचों स्ट्रक्चर का हमने ए और बी देखा, फिर बी और सी देखा, फिर डी और ई देखा। तो अलग अलग क्या आ रहे थे? आपके आइसोमर आ रहे थे। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर कौन सा होगा? जो डी एंड ए है। डी एंड ए में, डी में ईथर ग्रुप लगा हुआ है और ए में OH ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर।
तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। यहाँ पर दो हमने एग्जाम्पल बताया C2H6O और C4H, एक इसका एग्जाम्पल था एल्कोहल और ईथर, यानी इससे जो भी कंपाउंड बने हैं वह एल्कोहल और ईथर का ही बना हुआ है। तो आइए इसको इरेज। अभी हमने क्या बात किया कि अल्कोहल एंड ईथर का बात किया। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप लगा रहेगा, कीटोन कीटोन आपका क्या है RCOO लगा रहेगा, कीटोन में RCOR लगा रहेगा। यानी यहाँ पर अलग अलग आपको क्या दिखाई देगा, फंक्शनल दिखाई देगा, इसलिए एक इसका एग्जाम्पल है फंक्शनल ग्रुप का। आइए इसका डायग्राम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, और इसमें हम क्या लगा दे, एक बार CHO लगा दे, इसको बैलेंस कर दीजिए। इसको जब बैलेंस करेंगे तो 1 2 3 3 2 5 6, यानी कि आपका ये सेम है। और अगर हमें कीटोन बनाना हो तो इस तरीके से हम कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन बनाना होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। देखिए इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ए हो गया और बी हो गया। आपका एक क्या था मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O था। हमने इसका दो स्ट्रक्चर्स बनाया, एक में क्या दिखा दिया, CHO दिखा दिया, एक में क्या दिखा दिया, कीटोन ग्रुप दिखा दिया। तो ये दोनों ए एंड बी आपस में किस टाइप के आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। ए और बी आपस में किस टाइप के आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। तो इस तरीके से हमारा फंक्शनल आइसोमर यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं। अभी हमने देखा कि फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म्स का हमने डिटेल में एग्जांपल, उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं देख लिया। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट जो 4 नंबर पर है हमारा क्या है, टाटोमरिज्म्स। यानी टाटोमरिज्म्स क्या होता है, टाटोमरिज्म्स का कंडीशंस क्या होता है, टाटोमरिज्म्स का एग्जांपल क्या होता है, उसको आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। टाटोमरिज्म्स का दूसरा नाम होता है, याद रखिएगा, टाटोमरिज्म्स का दूसरा नाम होता है कीटो इनॉल आइसोमरिज्म्स। क्यों इसको कीटो इनॉल आइसोमरिज्म्स बोला गया, अभी आप फर्दर आपको आगे बताते हैं। कीटो यानी ये याद रखिएगा कि टाटोमरिज्म्स का सेकंड नाम क्या होता है, कीटो, यानी कि टाटोमरिज्म्स को हम बोल सकते हैं कीटो इनॉल आइसोमरिज्म्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक डिफिनेशंस लिखा गया है, सिंपल डिफिनेशंस, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन दो स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा। किसके कारण होगा, ऑसिलेशंस ऑफ मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी एक होती है। एटम्स बिटवीन पॉलीवेलेंट, पॉलीवेलेंट का मतलब होता है जब जिनकी वैलेंसी दो या दो से अधिक होती है उसको बोलते हैं पॉलीवेलेंट। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफिनेशन, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ ए मोनोवेलेंट एटम्स बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम्स। मोनो ऑसिलेशंस का मतलब होता है 1,3H का क्या कराएंगे हम लोग, माइग्रेशंस कराएंगे। 1,3 ऑसिलेशंस का मतलब होता है माइग्रेशंस कराना। 1 से 1,3 यानी 1 से हाइड्रोजन को हटाएंगे, किस पोजीशन पे ले जाएंगे, तीसरे पोजीशन पर लगाएंगे, तीसरे पोजीशन पर ले जाएंगे, इसको बोलते हैं माइग्रेशंस करना। जैसे आइए एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी ये किसका एग्जांपल, इसको क्या बोलेंगे, कीटो बोलेंगे, बोला जाएगा। यानी कीटोन लिया गया तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कीटो बोल सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से आती है, ऑसिलेशंस की वजह से आती है। ऑसिलेशंस किसके किसके बीच हो रहा है, मोनोवेलेंट के बीच हो रहा है और पॉलीवेलेंट के बीच हो रहा है। ऑसिलेशंस किसके बीच में, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके बीच में होगा, और पॉलीवेलेंट का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन होगा तो 2 का मान कितना हो जाएगा आपका 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसको कंप्लीट करने के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 वैलेंसी चाहिए। तो हमने क्या बोला, जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा रहेगा, 2 4 6, उसको किस में रखा गया, पॉलीवेलेंट। तो यहाँ पर माइग्रेशन का मतलब है 1,3H का क्या कराएंगे, माइग्रेशन, यानी 1 से हाइड्रोजन को उठाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, 3 पोजीशन पे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 से हाइड्रोजन को हटाएं तो CH3 पे लेता तो CH2 हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हाइड्रोजन को कहाँ पर ले गया, इस ऑक्सीजन के पास ले गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन से यानी ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, यहाँ पर OH जुड़ गया। और बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जब हम यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन को ले जाएंगे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया है। इसको क्या बोला गया है, कीटो बोला गया है। ये देखिए क्या है, OH है, OH को क्या बोल, OH है और इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, और OH के लिए क्या लिखते हैं, और लिखते हैं, कीटो इनॉल। अभी आपको हम क्या बताए हैं कि
टाटोमरिजम्स को कीटो इनॉल आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कीटो से क्या बनता है? इनॉल बनता है, यानी ये कीटो ग्रुप है, सी डबल ओ लगा हुआ है, आर सी डबल ओ लगा हुआ है, तो कीटो हो गया और इससे क्या बन गया? इनॉल हो गया। यानी हमें इसमें समझना इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो माइग्रेशन हमेशा 1,3 एच का माइग्रेशन होगा। एच हमने क्या किया? एक से उठाकर किस पोजीशन पर ले गए? तीसरे पोजीशन पर। तो तीसरे पोजीशन पर क्या हो गया? ओ एच हो गया। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है? CH3HNH। अभी क्या बताया गया यहाँ पर? यहाँ पर आपका जो 1 2 3 1 2 3 1 किस 1 हमारा क्या है? मोनोवैलेंट वाला है, तो इसको हम मोनोवैलेंट बोल दिए। यहाँ पर क्या है? पॉलीवैलेंट, यानी हमें ऑसिलेशंस कराना होता है मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट के बीच। तो यहाँ पर मोनो हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट है। नाइट्रोजन क्या होते हैं? पॉलीवैलेंट। नाइट्रोजन को पॉलीवैलेंट क्यों बोला गया है? जब इसका लिखेंगे 2,7 2,5, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, तो इसीलिए इसको पॉलीवैलेंट बोला गया है। हमें माइग्रेशन कराना है 1,3 H का माइग्रेशन कराना है। नहीं, 1 से हाइड्रोजन को उठाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? तीसरे पोजीशन पर। तो क्या हो जाएगा? पहले NH था, तो एक NH क्या हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया आपका? टाटोमरिजम्स। टाटोमरिजम्स में यही बताया गया है ना कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। ऐसे ही कंडीशंस को बोला जाता है, ऐसे ही आइसोमरिजम्स को बोला जाता है टाटोमरिजम्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, 2 नंबर के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, टाटोमरिजम्स का एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टाटोमरिजम्स में हमें याद करने वाली चीज क्या है? 1,3 का माइग्रेशन। अब आइए थोड़ा सा कंडीशन, ये जो 1, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होगा? यहाँ पर आइए समझते हैं कंडीशन फॉर टाटोमरिजम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस, क्या कंडीशन होना चाहिए आपको? क्या कंपाउंड में दिखना चाहिए? क्या हमें देखकर पता करना चाहिए कि इसका टाटोमरिजम्स ही करना है? तो एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, जैसे यहाँ पर हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, डबल बॉन्ड z, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, वही सेम लिखा गया है। अब याद रखिएगा x के जगह क्या होगा? x के जगह, यानी इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, x के जगह शुड भी हाइड्रोजन, हमेशा क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पर x के जगह हमेशा क्या है? हाइड्रोजन। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया, x की जगह क्या है? हाइड्रोजन है। सेकेंड y की जगह एनी एटम्स, यहाँ पर क्या है? y है, y की जगह क्या हो जाएगा? एनी एटम्स हो जाएगा, कुछ भी एटम्स यहाँ पर हो सकते हैं हमारा। उसके बाद डबल बॉन्ड, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा वाला पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। देखिए यहाँ पर था ना, यहाँ पे नाइट्रोजन था, इस वाले में क्या था? ऑक्सीजन था। तीसरे पोजीशन पर हमारा कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा कि एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड। एक्स का मतलब शुड भी हाइड्रोजन होना चाहिए, और वाई के जगह एनी एटम्स होना है, कोई भी एटम्स वहां पे लिख सकते हैं, और जेड के जगह, डबल बॉन्ड जेड के जगह क्या होना चाहिए? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको 1 माना, हाइड्रोजन से, यहाँ पर हमने इसको 1 शुड भी हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 तीसरे पोजीशन पर या तो कार्बन होना चाहिए या तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या कराना है? 1,3 H का क्या कराना है? माइग्रेशन कराना है। 1,3 H का माइग्रेशन, यानी 1 से हाइड्रोजन को उठाएंगे, किस पोजीशन पर रखेंगे? तीसरे। देखिए 1 से हाइड्रोजन को उठाया जाएगा, ध्यान से इधर देखिए, इसको 1 माना जाएगा, इसको 1 माना जाएगा, इसको 2 माना जाएगा, इसको 3 माना जाएगा। तो 1 से हाइड्रोजन को, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को कहाँ लेके गए? तीसरे पोजीशन पर। तो तीसरे पोजीशन में पहले ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया? हाइड्रोजन भी हो गया, यानी एल्कोहल ग्रुप लग गया। और यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड, यानी CH2 डबल बॉन्ड COH हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया आपका? एक कीटो इनॉल का फॉर्मेशन, यानी एक कीटो और इनॉल का क्या बन रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए इसको ऑटोमरिजन को कीटो इनॉल भी बोला जाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टाटोमरिजम्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने टाटोमरिजम्स का एग्जाम्पल देखा, डिफिनेशन देखा, क्या क्या डिफिनेशंस होता है, इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं।
तो बाकी जो नेक्स्ट आपका आइसोमेरिज्म्स है उसको हम अगले वीडियो में लाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।